Hello everyone. Today we will discuss the most important topic, that is the ionization enthalpy. Okay, so ionization enthalpy is one of the periodic properties. Okay, is one of the periodic properties. What do you mean by the term periodic properties? These are those properties which are depend directly or indirectly on the electronic configuration of the elements. Okay, and they will repeat after the certain regular intervals, that is the 2, 8, 8, 18, 18, 32. Okay, these are those properties. Okay, so what is the meaning of the term ionization enthalpy? It is the most important property, and with the help of this property we can discuss, we can tell, okay, we can decide how the means the how an element behave chemically, means the what is the reducing agent nature of the element, right? What is the oxidizing nature, the metallic non-metallic nature, this all we can tell with the help of the ionization enthalpy, right? तो क्या है ionization enthalpy? The minimum amount of energy required to remove the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom to convert it into a gaseous cation is called ionization enthalpy. अब हमने क्या किया है, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, और जब भी हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे उससे हमारा कटायन ही फॉर्म करेगा. मीन्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल. वैलेंस शेल से ही क्यों? बिकॉज वैलेंस शेल इज पार्टिसिपेटिंग, ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स present in valence shell participate in bonding, right? तो जो सबसे ज़्यादा जो मीन्स इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हम एनर्जी लगाते हैं, जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी और द एनर्जी. एंथैल्पी एंड एनर्जी आर द सेम थिंग. फॉर एग्जांपल एक मेटल एटम है, राइट? इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला. अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो उस पर कितना पॉजिटिव चार्ज आ गया? एक पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो ये इसकी क्या हो गई? आयनाइजेशन एनर्जी. तो व्हेन वी रिमूव द वन इलेक्ट्रॉन, दैट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन इज कॉल्ड एज द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमने ऐसा क्यों कहा है फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम? आइसोलेटेड एटम का मतलब क्या होता है? इट शुड नॉट बी, it should not be in any interacting state, right? ये किसी भी इंटरेक्टिंग स्टेट में नहीं होना चाहिए, राइट? ये किसी भी इंटरेक्टिंग स्टेट में नहीं होना चाहिए. ओके, एंड जब भी मेटल एटम से इलेक्ट्रॉन लूज होता है या गेन होते हैं, कुछ मेटल एटम क्या करते हैं? इजीली लूज करते हैं, कुछ क्या गेन करते हैं. वो लूज क्यों कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन? टू गेन द स्टेबिलिटी. ओके, उसको स्टेबिलिटी गेन करनी है, पर उस इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए भी उसे कुछ एनर्जी चाहिए होती है. उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन energy. Or why in the gaseous state? Because in the solid state and in the liquid state we can't remove the electrons, right? Okay, and the units of this is ionization enthalpy is kilojoule पर मोल और किलो कैलोरी पर मोल. ये उसकी क्या होती हैं? यूनिट्स होती हैं. ओके, अब हमने मेटल एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, राइट? तो ये उसकी होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, राइट? अब उसी सेम मेटल एटम में से उसमें क्या है? पॉजिटिव ऑलरेडी चार्ज है उसके अंदर. अब हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, अब देखो, अब हमें ये पता है जो रेडियस होता है कटायन का, वो क्या होता है? और छोटा होता है न्यूट्रल एटम से. अब इसका रेडियस ऑलरेडी छोटा हो गया, मतलब न्यूक्लियस की अपने इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्शन और ज़्यादा हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो कम हो गए. अब प्रोटॉन्स तो सेम ही रहे इसके अंदर, तो वो प्रोटॉन्स कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो हमें एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? ज़्यादा देनी पड़ेगी, राइट? ज़्यादा देनी पड़ेगी. जब एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो कितना चार्ज आ जाएगा? +2 और एक और इलेक्ट्रॉन. इसको हम क्या बोलेंगे? सेकंड को. जब सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, दैट इज द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी.
अब सपोज हमें थर्ड निकालना है, राइट, तो एक और निकालेंगे तो +3 चार्ज आ जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन, दैट इज द आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड, दैट द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, राइट। तो इसी तरीके से हम इन आयनाइजेशन एनर्जीज को बोल सकते हैं, मीन्स द एनर्जी, द आयनाइजेशन एंथैल्पी, द आयनाइजेशन एंथैल्पीज और एनर्जी required to remove the first, second और थर्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा फ्रॉम, कहाँ से निकाल रहे हैं, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम is called successive ionization एनर्जी और एंथैल्पी, जो एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन को निकालने वाली एनर्जी, सक्सेसिव, 1 by 1, एंड वी कैन नॉट रिमूव ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एट वंस, राइट, ओके। हम इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, एक के बाद एक निकाल सकते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी 3 इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी 2 इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी 1। अगर 4 आएगी तो वो 3 से भी ज़्यादा होगी, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि देखो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उस पर क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आता है। अब ऑलरेडी प्लस चार्ज है, रेडियस और छोटा हो गया, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन और बढ़ गई इलेक्ट्रॉन की तरफ, तो अगर कोई दूसरा उसको निकालने आएगा तो उसको और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो प्रोटॉन सेम, इलेक्ट्रॉन्स और कम, तो उसे और ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी, राइट, ओके। दिस इज द and this is called as the successive ionization enthalpy, and units we already discussed, units of ionization energy is kilojoule per mole or kilocalorie per mole, right, okay, and its unit is also in electron volt per atom. All these are the units of the ionization enthalpy. Now there are some factors which affect the ionization enthalpy, means वो कैसे increase कर रही है या decrease कर रही है, अगर कुछ factors increase decrease कर रहे हैं तो, right। So first is the nuclear charge. Nuclear charge हम जानते हैं, that is the number of protons present in the nucleus, number of protons प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, हमारा उसकी अट्रैक्शन होगी, राइट। अगर हम एग्जांपल ले बोरोन का, बोरोन के अंदर +5 न्यूट्रॉन्स हैं, नाइट्रोजन के अंदर +7, तो जितने ज़्यादा हैं उतनी अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज़्यादा है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। फॉर एग्जांपल इसके लिए अगर हम बात करें, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी 801 होती है, राइट, बट इसकी क्या आती है 1402, मतलब इसमें 1042 किलो जूल पर मोल की एनर्जी लगानी है और इसमें 801 किलो जूल पर मोल। मीन्स जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ेगी। दैट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट एटॉमिक साइज, ये हम आसानी से बता सकते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज एज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। ऐसा क्यों, ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसा क्यों है, अब ये देखिए, एक ये एटम है हमारे पास, राइट, इसके अंदर 1 2 2 शेल्स हैं, एक ये एटम है हमारे पास 1 2 3 और 4, ये हमारे पास 4 शेल्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में प्रेजेंट है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस शेल में, जो लास्ट शेल होती है उसे वैलेंस शेल और लास्ट इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अब यहाँ से न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी और यहाँ से न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी, किसकी दूरी ज़्यादा है, ऑफकोर्स इस वाले की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इस वाले की। तो इसका अट्रैक्शन, इसमें क्या होता है, मोर अट्रैक्शन है, मोर अट्रैक्शन किसका, मोर अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस किसकी तरफ, टुवर्ड्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर ज़्यादा अट्रैक्शन है तो जो भी कोई सामने निकालने वाला आएगा उसको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसमें क्या है, लेस अट्रैक्शन है। अगर लेस अट्रैक्शन है तो जो सामने वाला आएगा उसको बहुत कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी अपना इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो अगर डिस्टेंस छोटा
साइज छोटा है तो इसका मतलब एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रांगली हेल्ड है अपने न्यूक्लियस से, right? Okay, so that's why atomic size is inversely proportional to the ionization energy. That's why it is inversely proportional to the ionization energy. Next क्या है? penetration effect. penetration मतलब किसी को penetrate करना, मतलब किसी के अंदर enter करना. क्या मतलब होता है अगर सिंपल भाषा में समझें? it is an extent to which an electron can approach the nucleus, राइट? ओके, ऐसा एक्सटेंड जिससे क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच करे, राइट? अब हम बात करते हैं शेल्स की, मीन सब शेल्स की. वी हैव एस, वी हैव पी, वी हैव डी एंड वी हैव एफ, राइट? तो फर्स्ट सब शेल जो सबसे ज़्यादा नियरर होती है न्यूक्लियस की वो होती है एस, फिर उसके बाद आती है पी, फिर उसके बाद आती है डी और फिर उसके बाद आती है एफ. तो सबसे ज़्यादा ईजिली कौन पेनिट्रेट कर पाएगा न्यूक्लियस को? एस, राइट? फिर उसके बाद पी, फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद एफ. तो कौन से सबशेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी? ऑफ कोर्स एस की, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा नियर है न्यूक्लियस के, तो उसको सबसे ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी निकालने को. फिर पी, फिर डी, फिर एफ. मतलब एफ क्या है? एफ को निकालने के लिए सबसे कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, राइट? सो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस एज द पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस. ओके, तो एस शेल क्या होते हैं? बेटर स्क्रीनर होते हैं, मीन्स बिकॉज ये है मोर क्लोजर है न्यूक्लियस की तरफ. सो देयरफॉर एस की ज़्यादा, देन पी की, देन डी की एंड देन एफ की. ये पेनिट्रेशन पावर होती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 5 और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, बोरोन का होता है 5. तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2 2s2. आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2, राइट? बेरिलियम की 1s2 2s2 2p1. तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका कौन सी शेल में प्रेजेंट है? एस में प्रेजेंट है. और इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में प्रेजेंट है? पी. तो किस में ज़्यादा एनर्जी लगेगी? एस वाले में ज़्यादा लगेगी एज कंपेयर टू पी वाले में, राइट? नेक्स्ट इज द शील्डिंग और द स्क्रीनिंग इफेक्ट. शील्ड मतलब किसी को शील्ड करना, किसी को प्रोटेक्ट करना, राइट? अब कौन किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? अब अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, राइट? ये हमारा न्यूक्लियस और ये उसके अंदर काफ़ी सारी शेल्स. ओके, अब इन शेल्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, राइट? जो इनसाइड है. और ये हमारी क्या हो गई? वैलेंस शेल. ओके, अब न्यूक्लियस क्या कर रहा है? न्यूक्लियस इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है. पर साथ ही साथ क्या बात हो रही है? जो ये इनर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कौन सी हैं? इनर शेल्स. तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं इनर इलेक्ट्रॉन्स और कोर इलेक्ट्रॉन्स. ये क्या कर रहे हैं? इस अट्रैक्शन को क्या कर रहे हैं? शील्ड कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, ठीक है? ये उतनी अट्रैक्शन उस इलेक्ट्रॉन तक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं, राइट? तो ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? एज अ शील्ड एक्ट कर रहे हैं, राइट? ओके, तो हमारा क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो रही है, एक क्या हो रही है? न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन हो रही है. तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है? जो ये वैलेंस शेल होता है ना, ये उतनी अट्रैक्शन फील नहीं कर पाता. क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? ऑलरेडी एक डिसरप्शन आ गई. क्या डिसरप्शन आ गई? एक डिफिकल्टी आ गई, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं, वो कह रहे हैं नहीं नहीं हम करेंगे, हम उसकी सारी अट्रैक्शन ले लेंगे, तुम्हें नहीं लेने देंगे, राइट? तो जितना उसको न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट करना चाहिए वो उतना फेल्ट नहीं कर पाता है, राइट? उतना ले नहीं पाता है. तो उस जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज वो फील करता है, द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव, राइट? उसको हम क्या बोलते हैं? जेड इफेक्टिव, राइट? और जो रिपल्सिव फोर्स एक एंड द रिपल्सिव फोर्स फेल्ट
बाय द, किसके द्वारा रिपेल्ड की जा रही है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स बाय द, किससे, बाय द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। इसे हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। अब इसका आयनाइजेशन एनर्जी पर भी क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा इनर इलेक्ट्रॉन्स का, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है। अब क्या है हमारा, ये हमारा न्यूक्लियस है, राइट, ओके, इसके अंदर बहुत सारे भाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, राइट, ओके, ऑलरेडी इनर शेल्स में इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक शील्ड की तरह एक्ट कर रहे हैं, एक प्रोटेक्टिव की तरह, लेयर की तरह एक्ट कर रहे हैं, इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को बाहर नहीं जाने दे रहे। अब वो न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को उतनी पावर से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो कोई भी बाहर का बंदा आएगा इसको आसानी से अपनी तरफ खींच के ले जाएगा। तो जितने ज़्यादा इनर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, उतनी ज़्यादा स्क्रीनिंग होगी। मोर द नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, मोर इज द स्क्रीनिंग, राइट, उतनी ज़्यादा स्क्रीनिंग होगी। और जितनी ज़्यादा स्क्रीनिंग होगी लेस इज द जेड इफेक्टिव, उतना कम होगा, उतना वो न्यूक्लियर चार्ज अपने को फील नहीं कर पाएगा, तो लेस इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इजीली वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिमूव कर जाएगा, इजीली वो इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, रिमूव कर जाएगा, राइट। सो हम अगर इसकी बात करें तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, राइट, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ये इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, राइट। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट। और अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स की बात करें तो एस इलेक्ट्रॉन्स बेटर स्क्रीनर होते हैं देन बी, देन डी एंड देन एफ, मीन्स दे आर मच better screener. Why they are much better screener, as they are close to न्यूक्लियस। क्यों, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं न्यूक्लियस की तरफ, राइट। नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ द कम्प्लीटली फिल्ड और एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, राइट। हमें ऑलरेडी पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो कम्प्लीटली फिल्ड में होता है या ऑलरेडी हाफ फिल्ड में होता है, वो ऑलरेडी क्या होता है, स्टेबल होता है। जब कोई चीज़ ऑलरेडी स्टेबल है तो वो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके अपने आप को अनस्टेबल क्यों करेगी, तो उस चीज़ को अनस्टेबल करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। हाफ फिल्ड का मतलब क्या है, हमारा नाइट्रोजन की अगर हम बात करें 1s2 2s2 2p3, हमारी सब शेल क्या है, p में 6 होने चाहिए, 3 हैं, तो हाफ फिल्ड एग्जैक्टली स्टेबल है। नियॉन 1s2 2s2 2p6, हमारा क्या है, ये ऑलरेडी फुली फिल्ड है, ये ऑलरेडी क्या है, स्टेबल है हमारा। तो इसके अंदर ऑफ कोर्स एनर्जी निकालने के लिए एनर्जी हमें ज़्यादा चाहिए होगी, राइट, इसमें एनर्जी हमें ज़्यादा चाहिए होगी, राइट। नेक्स्ट आता है वेरिएशन अलोंग अ पीरियड। अब हमने बात कर ली कि क्या क्या उसको फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। अब हमें पता है हमारे पीरियोडिक टेबल में क्या है, ग्रुप्स एंड पीरियड्स। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, क्या करेंगे, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं वही हमारा पीरियड होता है। तो हमें पता है जब लेफ़्ट टू राइट अब हम जा रहे हैं, हमारा क्या हो रहा है, पहले क्या है इसमें, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं हमें क्या पता है, हमारा अटोमिक साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। अब अगर एटॉमिक साइज़ कम हो रहा है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तरफ क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो जैसे जैसे हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, हमारी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज़ होनी चाहिए। हमारी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज़ होनी चाहिए। पर हमने क्या देखा, देखो
अब हम लिथियम से बेरिलियम जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज। अब बेरिलियम से बोरोन भी तो इंक्रीज होनी चाहिए, बट भाई बेरिलियम से बोरोन तो डिक्रीज हो गई। फिर बोरोन कार्बन नाइट्रोजन की फिर इंक्रीज हुई, फिर ऑक्सीजन की डिक्रीज हो गई, और फिर तो ये दो एक्सेप्शंस हमारे अंदर क्यों आए, ओके, ये हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, राइट। अब देखो, जो बेरिलियम है हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया, और बोरोन, बेरिलियम होता है 1s2 2s2, बोरोन होता है 1s2 2s2 2p1। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी 2s2, इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s2 2p1। 2s2 क्या है, ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी ये क्या है, फुल्ली फिल्ड, फुल्ली फिल्ड, ना तो ये फुली फिल्ड है, 2p1 में ये लेस देन हाफ फिल्ड है, राइट, ओके। तो जो ऑलरेडी फुली फिल्ड होते हैं वो स्टेबल होते हैं, राइट, तो उनको निकालने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है एज कंपेयर टू लेस देन हाफ फिल्ड को, राइट, तो इसीलिए इसकी एनर्जी उससे ज़्यादा होती है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमने देखा किसका, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन का होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आउटर इलेक्ट्रॉनिक 2s2 2p3, और इसका होता है 2s2 2p4। अगर हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, जब हमें पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है, 1 2 3, ये ऑलरेडी 3 है, और इसमें 1 2 3 4, ये फर्स्ट, हमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब निकालना है तो हमें ये हाफ फिल्ड है, राइट, ये हाफ फिल्ड है, और ये मोर देन हाफ फिल्ड, कोई फुली फिल्ड तो है नहीं, राइट, तो इसलिए इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, राइट, हमें क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए नाइट्रोजन की अब्रप्टली ज़्यादा होती है किससे, ऑक्सीजन से, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। पर अब आप बात कर लो आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड की, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2s2 2p2, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2s2 2p कितनी, 3। अब कौन सा हाफ फिल्ड हो गया, ऑक्सीजन का हाफ फिल्ड हो गया, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑफ ऑक्सीजन ये ज़्यादा होती है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन, but very important, very very important, but ionization energy first of nitrogen is more than the ionization energy of first of किसकी, ऑक्सीजन की, राइट। नेक्स्ट, सो बट अगर हम एक जनरल ट्रेंड की बात करें, और नियॉन की मीन्स जो आपके नोबल गैसेस होते हैं, ऑफ कोर्स नोबल गैसेस की क्या होती है, आपकी ज़्यादा ही होती है, क्योंकि उनकी सारों की क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फुली फिल्ड होते हैं, वो ऑलरेडी बहुत स्टेबल होते हैं, राइट। सो जब हम पीरियड की बात करेंगे, एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period the ionization energy increases, the ionization energy increases with the increase in atomic number, with increase in, because atomic number भी बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, साइज भी डिक्रीज हो रहा है, राइट, बट कुछ एक्सेप्शंस थी वो आपको याद रखनी होंगी, ओके। नेक्स्ट क्या होता है, जब हम आयनाइजेशन एंथैल्पी, जब हम टॉप टू बॉटम की बात करते हैं, देखो भाई टॉप टू बॉटम में क्या होता है, टॉप टू बॉटम में आपका न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, और आपका एटॉमिक साइज भी बढ़ता है, राइट, ओके। अब इसमें देखो, हम कहें कि चार्ज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो दोनों फैक्टर्स हैं। अगर हम कहते हैं कि अगर हम साइज के थ्रू चलें तो चार्ज को हम कैसे इग्नोर करें, पर जो एटॉमिक साइज होता है वो ओवरकम कर जाता है न्यूक्लियर चार्ज के फैक्टर को, ठीक है। तो इसमें 3 फैक्टर होते हैं, एक तो शील्डिंग इफेक्ट होता है, एक न्यूक्लियर चार्ज होता है, और एक क्या होता है आपका एटॉमिक साइज। तो देखो, ये हमारा एक एटम है, इसमें 2 शेल्स हैं, राइट, ये 3 शेल्स हैं, ये 1 2 3, ये 4 शेल्स हैं, राइट। तो इसमें 2 शेल्स, इसमें 3 शेल्स, इसमें 4 शेल्स। अब हम डाउन द ग्रुप जब हम जा रहे हैं तो शेल्स क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं।
अगर शेल्स बढ़ रही हैं तो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। साथ ही साथ क्या हो रहा है, देखो शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, राइट। कैसे इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज अब जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं शेल्स बढ़ रही हैं, तो उस इनर शेल्स के अंदर इनर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। जितने ज़्यादा इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, उतना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियस को वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम लगेगी, राइट। सो इस फैक्टर की वजह से तो जो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला फैक्टर है, ये क्या कर जाता है, ओवरकम कर जाता है। ये ओवरकम किसको कर रहा है, ये न्यूक्लियर चार्ज वाले फैक्टर को ओवरकम कर रहा है। तो टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम हमारा क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है। अब आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो अगर हम ग्रुप 1 की बात करें जो हाइड्रोजन से सीजियम तक होता है, तो सीजियम के अंदर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना सबसे ज़्यादा हुआ, सबसे ज़्यादा हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, तो सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी। ये इसका ग्राफ है, देखो लिथियम से सोडियम कम, फिर सोडियम से पोटेशियम और कम, फिर रुबीडियम की कम, और सबसे कम किसकी हो जाएगी, आपकी सीजियम की, राइट। तो कौन कौन से फैक्टर हैं, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप, एज अ रिजल्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, वेरी करेक्ट। नेक्स्ट, न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो इंक्रीजेस, वो भी इंक्रीज होता है, बट द इफेक्ट ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट इज मोर एज कंपेयर टू द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज्ड nuclear charge, right? Thank you.